तो आज हम MS डॉस जो कि आपने पार्ट 1 हम बता चुके थे, उसमें हम सबसे पहले हमने बताया था कि डॉस को समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझ लेते हैं। उन ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने बताया था कि आजकल जो भी हम लोग कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी जो भी चला रहे हैं, उन सभी में जो भी कार्य होता है वो किसके द्वारा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो ये एक प्रकार का आपका सॉफ्टवेयर होता है। क्योंकि ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर? क्योंकि सॉफ्टवेयर में हमने दो मेन बताए थे, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक तो आपका अलग से यूटिलिटी भी होता है जो सिस्टम के अंतर्गत आ जाता है। अब यहाँ पे हम आगे चल के चलेंगे कि उन सॉफ्टवेयर में हम MS डॉस से पहले आपको कुछ बता देना चाहते हैं कि देखिए, आपको कुछ जो शुरुआत में जो आने वाले जो आपके सॉफ्टवेयर थे, जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे, वो किस प्रकार के, क्योंकि हमारे सारे कार्य जो होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से होते हैं, और हार्डवेयर का जो पार्ट होता है वो कौन होता है? CPU के द्वारा होता है। इसमें सबसे पहला जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इन सभी सिस्टमों को आप यहाँ पे नाम लिख लेंगे कि कौन कौन से हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। यहाँ पर चलिए, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा जो आया था सबसे पहले, वो आया था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी बैच के फॉर्म में हम लोग को आया था। तो यहाँ पे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जो शुरुआत में आपको आए थे, ठीक है, क्योंकि आज के ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी डेवलप किए हुए हैं। पहले के ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा नहीं था, लेकिन शुरुआत में आने के कारण वो ज़्यादा पॉपुलर होते चले गए थे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम बता रहे हैं वो है आपका बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता था कि इसमें आपको कंप्यूटर में यूजर के कोई इंटरफेस नहीं होता था, इसके मध्य कुछ नहीं होता था, ठीक है। यानी यहाँ पर अगर हम पढ़ के सुना तो कहता है कि इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रकार के सभी कार्यों को बैच के रूप में संगठित किया जाता है। जैसे देखिए, मानते हैं कि यहाँ पे एक क्या किया जाता है कि अलग अलग प्रकार के कार्यों को एक तरह के अलग अलग फाइलों में इकट्ठा किया जाता है। जैसे मानते हैं कि आप OMR शीट के द्वारा एग्जाम देते हैं, तो केमिस्ट्री का अलग होता है, बायो का अलग होता है, मैथ ये सब के सारे क्या होता है? अलग अलग होते हैं। तो अगर कहीं कहीं यहाँ पे टास्क के रूप में परफॉर्म करते हैं, कोई कोई लोग प्रोग्राम्स के रूप में परफॉर्म करते हैं, कोई कोई लोग यहाँ पे जॉब्स के रूप में परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी आप मान के चलते हैं, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, ठीक है। अगर मानते हैं कि यहाँ पर एक ही तरह के कार्य हैं, एक ही तरह के यहाँ पे सारे प्रोसेसिंग को कराना है, तो हम लोग को यहाँ पे एक बैच के रूप में फॉर्म कर देना है, यानी कि एक व्यवस्थित कर देना है, ठीक है। और जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कहाँ होता है? मेन मेमोरी में, ठीक है, याद रखिएगा। मेन मेमोरी में क्या होता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है मेन मेमोरी में। अब यहाँ से क्या होता है कि एक ही तरह के टास्क परफॉर्म कराने के लिए हम लोग को यहाँ पर से इंस्ट्रक्शन देना होता है, ठीक है। जब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देते हैं तो इंस्ट्रक्शन ये जो सारे जॉब्स होते हैं वो किस पे हम लोग चिपका के रखते हैं? पंच कार्ड पे, क्योंकि शुरुआत में जो आया हुआ था मेमोरी के रूप में वो पंच कार्ड था, और पंच कार्ड पर ही सारे जॉब्स को हम एक एक कर सीरियल वाइज में अरेंज कर देते थे कि यहाँ पे पहले ए आएगा, बी आएगा, फिर ए आएगा। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट क्या था इसमें कि यहाँ पर जो CPU होता था, यहाँ पर CPU खाली रहता था। यहाँ पे जो यूजर्स होते थे, जो हम कंप्यूटर और जो इंटरफेस जो आज के कंप्यूटर में कनेक्टेड होते थे, उस समय नहीं होते थे, वहाँ पे कोई काम ही नहीं होता था। क्यों? क्योंकि मानते हैं कि एक तरह के जॉब को यहाँ पे पंच कार्ड पे लगा दिए, और लगाने के बाद वो सिस्टम यूनिट में हम भेज दिए। जब सिस्टम यूनिट में भेजते थे तो क्या होता था कि सिस्टम यूनिट एक कार्य करता है, यानी कि यहाँ पे ये आपका जो CPU है, जो सिस्टम यूनिट है, यहाँ पे जैसे ही हम लगाए तो ये यहाँ पे वर्क परफॉर्म करना शुरू कर दिया, ठीक है, काम करना। तो क्या होता था कि एक बार में, यानी कि ये जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जहाँ पे एक बार में सिर्फ एक ही कार्य को प्रोसेसिंग करता था, और जब तक वो कार्य कंप्लीटली पूर्ण ना हो तब तक किसी दूसरे को नहीं बुलाता था। यहाँ पे यही इसकी प्रॉब्लम थी। दूसरी चीज़ है कि अगर इसमें एरर वगैरह आ गए, जैसे अगर अलग टास्क आपने स्विच करके दे दिया, उसको बदल के उसको अगर दूसरा काम दे दिया तो एरर शो करेगा। अगर एरर शो करेगा तो फिर से बंद करके आपको लगाना पड़ेगा, तो बहुत मुश्किल होती थी। अब यहाँ पे जैसे जॉब 1 यहाँ पे काम करना, इसका वर्क शुरू हो गया, तो वर्क शुरू होने के बाद CPU फिर आगे की ओर भेजता था,
टर्मिनेटर करने के लिए, ठीक है। जब मानते हैं कि यहाँ से और यहाँ पे जो काम होता है वो किस रूप में होता है, इनपुट और आउटपुट, याद रखिएगा, इनपुट एंड आउटपुट। इस प्रकार से इनपुट यहाँ आया, कार्य होने के बाद आउटपुट हुआ, इंजन टर्मिनेट कर गया। तो यहाँ पे क्या होता था कि सीपीयू यहाँ पे एम्प्टी हो जाता था, एम्प्टी यानी कि खाली, ठीक है। जैसे यहाँ से यहाँ पे इनपुट आ गया, अब यहाँ पे सीपीयू क्या हुआ कि जो बात आपने भेजी थी उसको प्रोसेसिंग किया और प्रोसेसिंग करने के बाद वो यहाँ से आउटपुट के रूप में टर्मिनेट किया, आपको रिजल्ट को फॉर्म किया। जब रिजल्ट को फॉर्म कर रहा होता है तो यहाँ से जॉब 1 जो था यहाँ से कार्य पे लग गया और यहाँ पे सीपीयू में डाटा क्या हो गया, एम्प्टी हो गया, खाली हो गया। यानी कि जब तक कि वो पूर्ण रूपेण वो कार्य संपन्न नहीं हो जाता है, पूर्ण रूपेण वो कार्य आपको टर्मिनेट नहीं कर जाता है, तब तक ये जॉब 2 आपका परफॉर्म नहीं करता था। यही आपके से तो इसमें क्या होता था कि इसमें काफी समय भी लग जाता था, यानी कि एक आपको जाएगा, कार्य करेगा, तब तक सीपीयू यहाँ पे वेट करेगा। मानते हैं कि 10 मिली सेकेंड या जो भी आपको जो समय लेता था, है ना, तो समय उतने समय इसको क्या करना होता था, वेट करना होता था। अब जब ये कंप्लीट हो गया तब यहाँ से सेकेंड आया, अब सेकेंड में भी इस प्रकार से यूनिट आया। अब यहाँ पे काम करने के लिए आगे प्रोसेसिंग भेजा, तब तक के लिए सीपीयू बैठा हुआ है और यहाँ पे यूजर्स का कोई यूज नहीं है, यानी कि यूजर्स को कुछ करने की जरूरत नहीं, एक बार बस लगा दिए। अगर हम इसके एग्जांपल से एक और आपको बताएं तो आप ये प्रिंटर में देखते होंगे, जब आप फोटोकॉपी करते हैं तो मानते हैं कि आपको सोचते हैं कि आपको 50 पीस जो है फोटोकॉपी निकालना है। क्या होता है, आप प्रिंटर पे उस तरह से पेजेस रख देते हैं, 50 अंक डाल देते हैं कि हमको 50 पेज निकालना है। उसके बाद क्या आप लोग का काम होता है कि उसको बार बार देखते रहें, कुछ करते रहें। आपको सारे चीज अगर उसको अच्छे से बना करके दे देंगे तो क्या करेगा कि वो अपने आप सारी चीज को प्रिंटिंग के रूप में निकालना शुरू करता चला जाएगा। ध्यान रखें, तो एक प्रिंटर के माध्यम से अगर समझें तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रकार से समझ आ जाएगा। यानी एक ही तरह के कार्य, एक ही तरह के फाइल्स को पंच कार्ड्स में लगा देते थे और वहाँ पे अटैच कर देते सिस्टम में, और अटैच करने के बाद वो सारे कार्य को जो है एक एक कर करते थे। यहाँ पे यूजर्स का कोई ऐसा योगदान है। अब बैच क्यों बनाए इसको, क्योंकि बैच इसीलिए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कहा गया क्योंकि कई तरह के फाइलों को जो उससे सिमिलरली हो यहाँ पे इकट्ठा कर दिया गया। जैसे मानते हैं बायो का आपका ओएमआर शीट है, बायो का बहुत सारे क्वेश्चंस को क्या करिए एक बार इकट्ठा कर दिए, और इकट्ठा करने के बाद वहाँ पे लाइट वगैरह सेटिंग हो जाती थी कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है। जब उसका फोकस पड़ती है वहाँ पे रंगे हुए दायरे में फोकस पड़ता है, आपका नंबर मिलता है। यदि वहाँ पे फोकस नहीं पड़ता तो उसका नंबर नहीं मिलता है। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यही चीज़ है कि बहुत ही समझना डिफिकल्ट होता है यहाँ पे, इसलिए आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, प्रिंटर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि एक बार यहाँ पे लगा दिया और कार्य को परफॉर्म करना शुरू कर देता था। तो यही आपका, इसलिए हमने इसको बताया क्योंकि ये सबसे पहले बैच ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। क्योंकि यहाँ पे देखिए और सारे ऑपरेटिंग सिस्टम का आप नाम भी लिख लीजिएगा ताकि अगर कभी पूछे तो आपको बताने के लिए हो, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन जो है यहाँ से तो बहुत कम पूछते हैं लेकिन आपको इनसे आपको पूछ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो है कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम लिखा हुआ है। MS DOS के अंतर्गत हम जो ये सारी चीज को बता रहे हैं, जहाँ पे यहाँ पे देखिए 55वें पॉइंट में लिखा MS DOS, जो कि हम इसको आगे चल के पढ़ाएंगे, फिर MS विंडोज को पढ़ाएंगे, ठीक है, आगे सारी चीज को हम बताएंगे। तो आपने ये समझा कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता था कि यहाँ पे किसी यूजर की आवश्यकता नहीं होती थी काम करते वक्त, यूजर भी खाली बैठा पड़ा है और आपका सीपीयू भी क्या होता था कि कुछ समय के लिए खाली बैठ जाता था। इसका एक डिसएडवांटेज भी था। फिर आगे चल के क्या आया आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। फिर इसके बाद था आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता था, तो यहाँ पे भी सिंगल यूजर, ये भी आपका सिंगल यूजर है, ठीक है। सिंगल यूजर में क्या होता था कि एक बार में एक ही काम करने की अनुमति मिलती है, एक बार में एक ही उपयोगकर्ता को जो है काम करने की अनुमति मिलती थी कि एक सिस्टम पे एक उपयोगकर्ता बैठ जाए और एक एक टास्क को एक एक बार में परफॉर्म करवा सके, ठीक है। जैसे यहाँ पे कैसे परफॉर्म करा रहे हैं कि पहले ए जाएगा, ए जाएगा, ए जाएगा, इसी प्रकार से जो है एक बार में एक टास्क को आप परफॉर्म करा सकते हैं। ऐसे सिंगल यूजर सिस्टम का जो है उदाहरण अगर देखें तो यहाँ पर विंडोज 95
और जो विंडोज जो है, इस विंडोज का जो वर्जन, जो पहला वर्जन कौन सा था, 1985 में आया था 1.0। ठीक है, इसके बाद विंडोज ने मार्केट में जो है कि बहुत अच्छा कदम रख लिया 95 में। ठीक है, 1995 में एक इन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया, ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका नाम था विंडोज 95। ठीक है, इसके बाद इसके ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा जो है अपडेट होकर के नए नए रूप में आते चले गए। और याद रखिएगा 1985 से पहले कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम था, MS DOS। और MS DOS का पुराना नाम क्या था, 86 DOS। ये आगे भी हम रिपीट करेंगे, लेकिन ये शॉर्ट में याद रखिएगा। MS DOS का पुराना नाम था 86, जो कि IBM के रूप में चलता था। आगे चल के क्या हुआ कि IBM से जो है कि यहाँ पे सारे चीज को ये खरीद लिए माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद करके उसका नाम क्या कर दिया, DOS, 86 DOS से कर दिया MS DOS। ठीक है, यानी एक कब हुआ था, 1981 में। 1981 में क्या किए थे, माइक्रोसॉफ्ट ने 86 DOS को खरीद लिए और यहाँ पे IBM से और अपना नाम MS DOS परफॉर्म कर दिया। अब यहाँ पे दोनों में क्या चीज है वो भी आगे देखेंगे। तो ये यहाँ पे आप देख लिए कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता था कि एक बार में कोई एक ही यूजर जो है इस पे काम करता था। अब बैच ऑपरेटिंग में क्या था कि कोई भी पंच कार्ड में कोई भी निर्देश को डाल दिया गया और वो अपने आप परफॉर्म करना शुरू कर देगा, वहां पे यूजर को रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट आपका है, तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर हमने बताया क्या कौन सा आपका है। चलिए फिर से लिख देते हैं, 95 आपका हो गया, NT हो गया, विंडोज NT भी आता था, 2000 जो है ETC, ये सारे आपके सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में आ जाते हैं। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा आपका प्रयोग किए जाने वाला भी यही सब है। और एक कितने साल बाद आया 95, 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर, 10 साल बाद। अब इसके साथ हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं आपको, और जैसे जैसे बता रहे सारी चीज को आप यहाँ पे लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि लिखने में और लिखने में काफी समय लगता था, इसीलिए हम लिख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और ऐसे भी डॉस का जो है कि सारे नोट्स जो हम डॉस का अपलोड करा देंगे, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। और बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम बता रहे हैं, जो नाम को बता रहे हैं, क्योंकि नाम कभी कभी पूछे जाते हैं, उसे आप यहाँ पे याद रखेंगे। तीसरा आपको मान के चलते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या कहता है, ध्यान रखिएगा कि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से अधिक उपयोगकर्ता को कार्य करने की अनुमति देता है। यानी कि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या हुआ, सिंगल में क्या हुआ, एक बार में केवल एक ही उपयोगकर्ता इस पे काम कर सकते थे, जबकि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या था कि एक बार में एक से अधिक जो यूजर थे वो काम को कर सकते थे सर्वर के रूप में। जैसे ये मानते हैं कि ये सिस्टम है, एक यहाँ सिस्टम है, इस प्रकार से आपको ये मानते हैं मेन सिस्टम हो गए। ठीक है, इस प्रकार से कई उपयोगकर्ता जो हैं अलग अलग जगहों पे बैठे हुए हैं और अलग अलग जगहों पे बैठ करके वो अलग अलग टास्क को भी परफॉर्म कर रहे हैं। ये था आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी अलग अलग जगहों पे अलग अलग कार्य को। ठीक है, तो इसको आप एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। तथा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से अधिक उपयोगकर्ता को कार्य करने की अनुमति देता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम सभी संसाधन संबंधी जरूरत को पूरा करता है, साथ ही साथ इस बात की भी निगरानी करता है कि किसी एक उपयोगकर्ता के साथ होने वाली समस्या दूसरे उपयोगकर्ता पर प्रभाव न डाले। ठीक है, यानी कि अगर मानते हैं कि यहाँ पे कोई यूजर आपका काम कर रहा है, तो यहाँ पे कुछ अलग कर रहा है, यहाँ पे कुछ अलग कर रहा है, तो यहाँ पे ये जो काम कर रहा है इसका प्रभाव इस पे ना पड़े, इसका प्रभाव इस पे ना पड़े, इस तरह के इसको निगरानी करके भी ये रखता था। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में यही होता था। ठीक है, इसके बाद कहता है यह ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के संसाधनों का सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग करता था। उदाहरण के लिए यूनिक्स, BMS इत्यादि जो है ये सारे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी किसका लेके चले, यूनिक्स है, BMS है, ETC जो है, सारे ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम से आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं सिंगल यूजर। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। यहाँ पे सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम।
सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समय में केवल एक प्रोग्राम को ही चलाया जा सकता है, ठीक है। यानी कि मानते हैं कि आज के विंडोज जो आज तो लगभग सभी के पास आपके लैपटॉप कंप्यूटर या पीसी होगा, तो आप देखते होंगे कि एक बार में कई प्रोग्राम को आप खोल सकते थे। जैसे आपको नोटपैड आपने खोल दिया, वर्डपैड खोल दिया, पेंट खोल दिए, ठीक है ना। तो सारे के सारे क्या होते, कार्य करते थे। लेकिन जब सिंगल यूजर ऑपरेटिंग जो सिस्टम था, सिंगल टास्किंग के लिए जो परफॉर्म होता था, उसमें क्या होता था कि आप एक बार में केवल एक ही प्रोग्राम को रन करा सकते हैं, ठीक है। अगर मानते हैं आप दूसरे प्रोग्राम को रन करा देंगे तो बीजी आपको लिखने लगेगा, यानी कर्सर आपका मूवमेंट करना शुरू कर देगा कि अभी ये बीजी है, इसलिए पहले वाले को आप बंद करें, उसके बाद आप चलाएं। इसी में से आपका होता था सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग, यानी एक यूजर एक बार में कई प्रोग्रामों को खोल सकता है, वो आपका था सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग। यानी मल्टीटास्किंग का मतलब जो प्रोग्राम हुआ, और सिंगल टास्किंग का मतलब कि एक यूजर एक बार में एक ही प्रोग्राम को रन करा सकता है। जैसे पेंट चल रहा है तो पेंट को बंद करो, फिर दूसरा चालू, उसको बंद करो, फिर दूसरा चालू करो। लेकिन यहाँ पे अगर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे दो तरीकों से मल्टीटास्किंग हम कर सकते हैं। एक होता है सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग, और एक होता है मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, है ना। यानी कि सिंगल टास्किंग में क्या था कि एक यूजर एक बार में अलग अलग एक ही प्रोग्राम को रन करा सकता है, जबकि सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग में क्या होता है कि एक यूजर जो है कई प्रोग्राम को अलग अलग प्रोग्राम को एक बार में खोल सकता है। और मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग का मतलब क्या है कि एक मेन सिस्टम आपका हो गया और यहाँ पे कई यूजर आपस में आके चलाना शुरू कर रहे हैं, और यहाँ पे सभी जो है अलग अलग काम को परफॉर्म कर रहे हैं और कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम थे। नेक्स्ट आपका आता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह में क्या होते थे कि यहाँ पे कई सिस्टम ऐसे होते थे जहाँ पे कुछ टाइम का लिमिटेशन होता था, ठीक है, कि यहाँ पर टाइम ऐसे पता नहीं चलता है, लेकिन टाइम का लिमिटेशन होता था। क्या होता था लिमिटेशन कि अगर मानते हैं आपने एक बार में कई कार्य को आप कर रहे हैं, ठीक है, तो जब कई कार्य को आपको कर रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि एक कार्य बहुत जल्दी से हो जा रहा है, एक बार में कई कार्य को आप कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है कि मानते हैं कि आपको दो फोल्डर या फाइल्स को आपने बनाया, आपको किसी को शेयर करना है, ठीक है, आपको किसी को शेयर करना है, तो मानते हैं अलग अलग फाइल आपने दो सेलेक्ट किया, तो पहले फाइल एक जाएगा, ठीक है, इसके बाद जो दूसरा फाइल होगा वो इसी वेटिंग लिस्ट में पड़ा होगा आपको। लेकिन वो क्या होता है कि इतनी जल्दी क्विक एक्शन में काम करता है, इसलिए हम लोग को पता नहीं चल पाता है कि हम लोग वेटिंग लिस्ट में भी थे। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो अगर बहुत सारे प्रोग्रामों को एक बार में सिलेक्ट करके आप अगर शेयर कर रहे हैं तो वहाँ पे देखिएगा कि एक बार में एक सक्सेसफुल होगा, फिर दूसरा जाएगा, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह, फिर ये सक्सेसफुल होगा, फिर जाएगा, फिर सक्सेसफुल होगा, फिर जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होते थे कि इसके कुछ टाइम लिमिटेशन आपके रहते थे। तो यहाँ पे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सारी चीज़ को हमने देखा, ठीक है। यानी कि कई यूजर भी अगर एक साथ आपको कार्य कर रहे हैं तो सभी यूजर्स आप काम करते हैं तो सोचते होंगे कि यहाँ पे सिर्फ हम बैठे हैं, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे महसूस नहीं होता है। लेकिन आपको कई प्रकार के चीज़ होते हैं, सारे चीज़ें की मेमोरी में लोड होती जाती है, सारी चीज़ को एक व्यवस्थित करने की जगह बनती जाती है, ठीक है, जिसे हम लोग स्वैपिंग वगैरह भी कहते हैं। यहाँ पे आगे चल के हम और भी देखते हैं इसके कि यहाँ पे मेनफ्रेम कंप्यूटर में भी कई प्रकार के यहाँ पे कार्य मल्टीटास्किंग के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट आपका है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है इसको समझते हैं। कहता है कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसी मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें रियल टाइम एप्लीकेशन का क्रियान्वयन किया जाता है, यानी कि किसी एप्लीकेशंस को जो है एक टाइम के लिए परफॉर्मेंस करना होता है। जैसे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में कहता है कि इस प्रकार के ये जो होते हैं दो प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में होते हैं, लेकिन पहले बता दें कि रियल टाइम में क्या होता है। यहाँ पे
एक कमांड रहती है, एक डेडलाइन दी जाती है, ठीक है। इस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम में कि एक कार्य को इस डेडलाइन के अंत होने तक क्या करना है कि आपको कार्य को परफॉर्म करके समाप्त कर देना है, ठीक है। तो इसमें आपको निर्धारित टाइम दिया हुआ रहता है इस ऑपरेटिंग सिस्टम में कि इतने समय में जो है एक कार्य को आपको पूरा कर देना है, जिसे कहते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार की। कौन कौन से होते हैं चलिए देखते हैं। एक होते हैं आपके हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जो पहला है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। नहीं दिख रहा होगा, आप इसे बोल देना, लिख लीजिएगा हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। और दूसरा होता है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये सब यार क्राफ्टो वगैरह में जो है, एयरक्राफ्टो वगैरह में जो है ये सब काम होता है। देखिए हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा कि ये सिस्टम किसी महत्वपूर्ण कार्य को करने पर पूरा करने की गारंटी देता है। यानी जो हार्ड रियल ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, चलिए इसको इससे लिख देते हैं, हार्ड रियल ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये क्या करता है, हार्ड रियल ऑपरेटिंग सिस्टम एक गारंटी देता है कि हम इतने समय में जो है इसी कार्य को पूरा कर देंगे। जो लाइन, जो डेडलाइन दिया जाता है इस प्रकार के कहता है कि हम इतने समय में किसी कार्य को परफॉर्म यानी कि पूरा हम कर देंगे। अगर ये कार्य को उतने समय में पूरा नहीं किया तो ये क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, इसको फिर से करना पड़ेगा। लेकिन जो सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि इसमें भी गारंटी देता है कि हम इसमें कर देंगे इतना देर में, लेकिन अगर नहीं भी होता था तो ये फेल नहीं होता था। यानी कहता है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एक किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए एक डेडलाइन दी जाती थी, किंतु इस प्रकार के सिस्टम में कार्य का निष्पादन डेडलाइन से पहले हो या बाद में भी पूरा किया जा सकता है, परंतु इस स्थिति में इसका निष्पादन फेल नहीं होता है। यानी कि अगर डेडलाइन आपका जो दिया जाता है अगर इतने समय के अंदर अगर नहीं हो पाता है कार्य तो भी ये फेल नहीं होता है। जबकि हार्ड वाला में क्या होता है कि ये गारंटी देगा उतने समय में कार्य नहीं कर पाएगा ये सिस्टम तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, इसका प्रोसेसिंग क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे आप सुनिएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम कई प्रकार के आए थे, लेकिन यहाँ पर जो पहले के ऑपरेटिंग सिस्टम थे जिसमें हमने इसको बता दिए, जिसमें आपको सिंगल यूजर, सिंगल टास्किंग, मल्टी यूजर, मल्टी टास्किंग वगैरह जो है आप इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए हम कुछ इम्पॉर्टेंट जो अभी जो वर्तमान में आप लोग को चलते आ रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हैं उन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका एक है यूनिक्स है, लाइनेक्स वगैरह है, सोलारिस बॉस वगैरह इधर तो बहुत कम चलता है, फिर MS DOS है, विंडोज है, ठीक है, etc। क्योंकि और कुछ मोबाइल के भी ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग प्रकार के होते हैं उसे भी हम यहाँ पे बताते हैं। तो ये आपका पहला इंपॉर्टेंट जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में आ जाता है यूनिक्स, ठीक है। यूनिक्स में क्या होता है, यूनिक्स में क्या होता है कि ये एक प्रकार का आपको अच्छा सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको जो सबसे पहले विकसित किया गया था 1969 में यानी कि 1969 में। कहता है कि यूनिप्लेक्स एक मल्टीटास्किंग व मल्टी उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी कि हम इसे ये कह सकते हैं कि मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। यानी कि जो यूनिक्स है ये आपका मल्टी यूजर मल्टी ऑपरेटिंग टास्किंग जो है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये क्या होता है कि सर्वर के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। ये जो यूनिक्स है इसको ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर पाना बहुत ही टफ होता है। इसका कार्यकर्ता कर्नल के द्वारा ये स्थानांतरित होता है, चलता है, और इसमें जो है कि लोड करना काफ़ी थोड़ा समस्या होता है, लेकिन अगर लोड हो जाता है तो एक इसकी काफ़ी क्षमता जो है, इसकी जो कैपेसिटी होती है जो चलने की, वो कंप्यूटर को अधिक प्रभावशाली बना देती है। यानी कि इसकी ताकत क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है। चलो तो एक बार इसको सुन लेते हैं। यूनिक्स एक मल्टीटास्किंग और मल्टी उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे वर्ष 1969 में विकसित किया गया था, ठीक है। और क्या हुआ था कि इसे वर्ष 1973 में सी भाषा में लिखा गया था, ठीक है। 1973 में चेंज
सी लैंग्वेज, ठीक है। यानी कि सी लैंग्वेज यानी कि सी भाषा में जो है कि 1973 में क्या किया गया था, लिखा गया था, सी में आपको जो है लिखा गया था। इसके बाद क्या हुआ था ये सुनिएगा ध्यान से, किंतु प्रारंभ में इसे असेंबली भाषा में लिखा गया था। इसे वर्ष 1969 में AT&T बेल प्रयोगशाला में जो है विकसित किया गया था। AT&T जो है ये प्रयोगशाला जो था उसमें जो है इसे बनाया गया था, ठीक है, जिसको नाम था यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम, यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम। ये आपका सबसे पहले जो है कि किस भाषा में बनाया गया था, असेंबली भाषा में, और इसको बाद में किस भाषा में चेंज कर दिया गया 1973 में, सी लैंग्वेज में, ठीक है। इसके बाद कहता है इसका पूरा नाम यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को सर्वर तथा वर्क स्टेशन दोनों में प्रयोग किया जा सकता है। इसमें डेटा प्रबंधन का कार्य कर्नल के द्वारा होता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल व सेटअप करना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन इस ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्टॉल होने पर कंप्यूटर की क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जो कि हमने बताया था। तो इस प्रकार से जो इसके मेन पॉइंट्स है इसको याद रखिएगा। A&T के रूप में जाना जाता है, जो कि इसका प्रयोगशाला के रूप में जो बनाया था उसको बोला जाता है यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम। सबसे पहले यूनिक्स को किस भाषा में लाया गया था, असेंबली भाषा में। बाद में कब आया था, 1969 में। और एक किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके मिनिमम पॉइंट्स को ही याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं ऑब्जेक्टिव के बीच में यही सब आता है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम किस टास्किंग का है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टास्किंग के बारे में बताया था, और ये सर्वर से कनेक्ट होता है, ये भी हम फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। जैसे मानते हैं कि ये मेरा एक मेन सर्वर है, ठीक है, ये यहाँ पर हमारा मेन सर्वर है जहाँ पे हमारा ये सिस्टम लगे हुए हैं, ये हमारा सिस्टम लगे हुए हैं मेन चीज का। ये बगल में आपका CPU आपका रखा हुआ है। इस सर्वर से जो है आपके कई सारे सिस्टम जो है कनेक्ट हैं, ठीक है, कई सारे सिस्टम जो है आपके कनेक्ट हैं और ये चल रहे हैं। कई सारे सिस्टम जो है आपके एक साथ कनेक्ट होकर के जो है ये रन परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो इस प्रकार के सिस्टम जो है सर्वर के द्वारा जो है चलाया जाता है। यहाँ पे सारे कार्य जो भी करते हैं इसके अंदर ऐड होते जाता है, जिसके लिए एक मेमोरी की प्रबंध भी किया जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, दूसरा है आपका लाइनेक्स, ठीक है। लाइनेक्स जो कि बहुत ही प्रचलित ये भी है आपका। लिनक्स जो है, कोई लिनक्स बोलते हैं कोई लाइनेक्स बोलते हैं, आप इसे ध्यान रखिएगा। लिनक्स एक प्रकार का क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है कि इस सिस्टम को कभी भी किसी भी समय किसी सिस्टम में आपको बदला जा सकता है, किसी सिस्टम में चढ़ाया जाता है, और कभी भी ये चेंज किया जा सकता है। यानी लिनक्स वगैरह का यूज कौन लोग करते हैं, यूसरी वगैरह के जो वैज्ञानिक वगैरह जो हैं इस सिस्टम का यूज करते हैं। इस पर हैकर्स लोग का जो खतरा जो होता है बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि अगर थोड़ा सा भी खतरा मंडाता है, साइंटिस्ट वगैरह क्या करते हैं कि इसमें से डाटा को चेंज कर देते हैं। तो चेंज कर देते हैं तो फिर उससे सीधे इसका संपर्क टूट जाता है। यही कार्य जो होने के कारण क्या होते हैं, और लिनक्स जो है अभी तक का जो है बिल्कुल फ्री आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आपको चलता है। तो चलिए लिनक्स के बारे में ध्यान से समझते हैं, ठीक है। तो यह ऑपरेटिंग सिस्टम 1991 में लिनक्स टोरवाल्ड द्वारा विकसित किया गया था। यानी कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, जो दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स है, इसको कब लाया गया था, 1991 में जो है विकसित किया गया था। किनके द्वारा विकसित किया गया था, तो लाइन्स टोरवाल्ड्स के द्वारा। यानी कि लाइन्स टोरवाल्ड्स एक साइंटिस्ट है, इनके द्वारा जो है ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है शुरुआत हुई थी। कहता है कि टोरवाल्ड द्वारा विकसित किया गया था। इसका प्रयोग मुख्यतः सर्वर के लिए होता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स पर आधारित है। यानी ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये भी सर्वर पे काम करता है, और इसी पर आधारित जो है ये आपका लिनक्स को भी बनाया गया है। इसके बाद कहता है इसका प्रयोग, ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स पर आधारित है। ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है तथा सभी प्रकार के कंप्यूटर पे चल सकता है। जो कि हमने बताया था कि ये एक प्रकार का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो किसी भी सिस्टम पर आपका चल सकता है और कभी भी इसमें से डाटा को चेंज
किया जा सकता है। बहुत ही पॉपुलर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, जो कि उतने तो आते नहीं है लेकिन फिर भी इसके बारे में जान लेते हैं, सोलारिस। ठीक है, सोलारिस के बारे में। तीसरा है आपका सोलारिस ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा, ठीक है, इसका विकास माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा, इन्वेंशन बाय माइक्रोसॉफ्ट 1993। यानी कि ये जो सोलारिस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, इसकी शुरुआत माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया था, 1993 ईस्वी में किया गया था। लेकिन 2010 में इस कंपनी को ओरेकल कॉर्पोरेशन के द्वारा अधिकृत कर लिया गया। लेकिन क्या हुआ कि 2010 में एक ओरेकल जो अधिवेशन जो कंपनी थी, इसके द्वारा इसे ले लिया गया, ओरेकल्स के द्वारा, ठीक है, कॉर्पोरेशन के द्वारा ग्रहण कर लिया गया, जिसके बाद इसे सोलारिस को ओरेकल सोलारिस के नाम से जाने लगा। उसके बाद इसका जो नाम चेंज हो गया, वो नाम था आपका ओरेकल सोलारिस। ओरेकल सोलारिस आपका नाम था, ठीक है, जाने लगा। ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम मैनेजमेंट तथा नेटवर्क के कार्यों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ये सारे जो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं नेटवर्क के ऊपर आधारित थे, सर्वर के ऊपर ही आधारित थे। ठीक है, तो ये आपका हो गया नेटवर्क के लिए, हो गया आपका डाटा मैनेजमेंट के लिए, हो गया सिस्टम के लिए, हो गया सिस्टम मैनेजमेंट etc। इन सारे कार्यों के लिए सोलारिस का उपयोग किया जाता है। लेकिन ये आपको लाइनक्स, आपको याद रखिएगा, लाइनक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे सन 1991 में लाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा विकसित किया गया था? लाइन्स टॉरवाल्ड्स के द्वारा। सोलारिस को कौन सबसे पहले लाया था? तो ये 1993 ईस्वी में जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया? 2010 में आपका कर लिया गया ओरेकल सोलारिस के नाम से, अथी से। ठीक है, इसके बाद आपको एक नाम था जो हमने लिखा होंगे, बॉस। ठीक है, तो यहाँ पे बॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? चलिए ऊपर में ध्यान से देखिएगा, लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। तो ये आपका नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि बॉस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। इसे, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को ज़्यादातर जो है भारतीय क्षेत्र, विशेष तौर पे भारतीय क्षेत्रों में ही प्रयोग किया जाता है, जो भारतीय से रिलेटेड जो है आपको काम आ जाते हैं। अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम देखते हैं सीडेक, यानी कि सीडेक के द्वारा आपको देखा जाता है। इसका नियरेस्ट वर्जन आपका कौन सा है? इसका नियरेस्ट वर्जन है GNU लाइनक्स 5.0, जो कि नियरेस्ट है। इस जिसमें लाइनक्स आ जाएगा, वो किस प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि हमने बताया था कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम लगभग सारे सिस्टम पे यूज किया जाता है और कभी भी इसे हम चेंज भी कर सकते हैं। तो ये आपको बॉस के नाम से जाना जाता है, जो कि ये भी बहुत ही अच्छा डेवलप किया था, बॉस भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि कहा जाता है, एक बार इसे सुन लीजिए कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम को सीडेक सेंटर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा विकसित किया गया था। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को विशेष तौर पर भारतीय क्षेत्र में प्रयोग करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, GNU या लाइनक्स वर्जन 5.0 इस ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे नवीनतम संस्करण आपका है। इसके बाद जो हम लोग को पढ़ने हैं वो आपके नेक्स्ट है आपके MS DOS। चलिए, तो MS DOS के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, फिर विंडोज वगैरह के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। चलिए, तो आज हम लोग इस टॉपिक पे जो हम अभी तक पढ़ने वाले हैं, जिसके बारे में हम थोड़ा बहुत समझते आ रहे हैं, वो था आपका MS DOS, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और एक था आपका MS विंडोज। ठीक है, यानी कि MS विंडोज का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट आपका, और विंडोज का भी आपका बहुत सारा लॉन्ग एक नाम है। चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं कि MS DOS क्या था। तो MS DOS आपका
सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS जो है ये पुराना इसका नाम है, इसका ओल्ड नेम अगर जाने तो इसका ओल्ड नेम था 86 DOS। किसका था? IBM इंटरनेशनल बिजनेस मार्केट जो था उसके अधीन से था। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट परचेज 1981, इन्होंने 1981 में चेंज नेम MS DOS। यानी कि देखिए ये आपका क्या था कि ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसका पुराना नाम 86 DOS था जो कि IBM कंपनी चलाती थी। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने उससे परचेज किया, खरीदा, अपने अंदर कर लिया और उससे 1981 में क्या कर लिया, उसके नाम आपको बदल के क्या कर दिया, MS DOS। ठीक है, MS DOS की जो है कि ये आपकी घोषणा हुई थी। और 1983 से जो है 1983 में क्या हुआ था, ये आपका चलना शुरू हुआ था। यानी इसकी जो घोषणा हुई थी, जो MS DOS की जो घोषणा हुई थी, ये कब हुई थी, 1981 में, और चलना कब हुआ, 1983 में। जबकि विंडोज जो है एक कब आया था, 1985 में। और हमने बताया था कि विंडोज जो पहला विंडोज था माइक्रोसॉफ्ट का वो था 1.0। ठीक है, 1.0 था। और यहाँ पर इसमें मेन फीचर्स क्या थे, और जब से विंडोज आया, ठीक है, और इसके 10 साल बाद यानी कि आफ्टर 10 ईयर यानी 10 साल बाद इसका कौन सा सॉफ्टवेयर आया, विंडोज 95। ठीक है, ये विंडोज 95 ऑपरेटिंग सिस्टम आया जो कि पॉपुलर बना और काफी समय बाद आया और अच्छा खासा चला भी। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो डॉस था, ये दोनों में कुछ अंतर और भी थे कि ये जो आपका था CUI या TUI ऑपरेटिंग सिस्टम था, जबकि ये आपका किस प्रकार का था, GUI। अब यहाँ पे देखिए सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है आपका कि CUI और GUI में क्या अंतर है। तो CUI का मतलब हुआ, C का मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या टेक्स्ट यूजर इंटरफेस। ठीक है, और यहाँ पर जो GUI था एक क्या था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यानी कि जब डॉस वर्जन था, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम था, यानी कि MS विंडोज से पहले आपका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था, MS DOS चलता था। उस डॉस में क्या होता था, वो सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम था और कैरेक्टर बेस्ड था। यानी कि आज के जो हम लोग चलाते हैं उसमें देखते हैं ना, हर चीज के ऊपर एक आइकन्स बने होते हैं। जैसे मानते हैं अब फोल्डर है बना हुआ, जैसे अब फोल्डर बना हुआ है तो फोल्डर देखते हैं ना, ऊपर से किस प्रकार से लोगो बना होता है। रिसाइकल बिन है तो रिसाइकल बिन में क्या होता है, ऊपर से इस प्रकार से बाल्टी जैसा बना होता है ना, कि रिसाइकल बिन हो गया। कंप्यूटर है, कंप्यूटर का लोगो है। तो एक ग्राफिक्स है, एक डिजाइन के बेसिस पे जो कि दिखता है साफ। तो इसका उपयोग जब से विंडोज आया तब से ये जो MS DOS का जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो धीरे धीरे लगभग कम यूज होने लगा। लेकिन मेन ऑपरेटिंग सिस्टम अभी भी बात करें तो MS DOS लगभग सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में होते हैं, सभी कंप्यूटर्स में, सभी में आपके आ जाते हैं। और ये सारे कहाँ लोड होते हैं, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो किसी कंप्यूटर के मेन मेमोरी में लोड होते हैं। यानी मेन मेमोरी में ही लोड होते हैं और वहाँ पे चलना ये प्रारंभ करते हैं। तो याद रखिए इसमें सिर्फ क्या था, कैरेक्टर था, कैरेक्टर यूजर, सिर्फ कैरेक्टर। जैसे मानते हैं इसमें हमको किसी चीज को लाना होता था तो कमांड लिखना होता था, और यही कमांड के लिए आगे हम समझेंगे और एक एक चीज को जानना है। ठीक है, जैसे मानते हैं हमें किसी फाइल को कॉपी करना है, रीनेम करना है या फोल्डर बनाना, तो यहाँ पे लिखना पड़ता था कि आप किस ड्राइव में फाइल बनाना चाहते हैं, किस ड्राइव में फोल्डर बनाना चाहते हैं। जैसे मानते हैं हमें एक फाइल बनाना है, लिखेंगे COPY कॉपी स्पेस फाइल का नाम। ठीक है, फाइल नेम,
और इंटर। जैसे इंटर प्रेस करते थे तो यहाँ पे कर्सर आ जाता था और यहाँ पे आप इसके बारे में जो कुछ लिखना चाहते लिख सकते। यानी यहाँ पे आपका कोई डिजाइनिंग नहीं है। जिस तरह से आप नोटपैड को पढ़ते हैं ना, नोटपैड क्या है, ओनली टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है। आप सिर्फ टेक्स्ट को लिख सकते हैं, टेक्स्ट को ही मॉडिफाई कर सकते हैं, टेक्स्ट को ही उसमें चेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर MS-DOS में भी था, जहाँ पे हर कार्य को करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ता था, एक आपको कमांड देना पड़ता था। ठीक है, यानी लिखना पड़ता है, जबकि यहाँ पर आप माउस की सहायता से भी कार्य को कर लेते थे। और जब आपका माइक्रोसॉफ्ट, जो यह भी याद रखिएगा कि यहाँ पर क्या होते थे, माउस नहीं थे। जब यहाँ पे जब MS-DOS जब यूज होता था उस समय तक 1983 तक जो क्या था, आपके माउस नहीं थे। यानी माउस जो है बहुत कीबोर्ड की बहुत बाद आया, 50-60 साल बाद आया माउस आपका। तब तक सारे काम किस पे होते थे, तो सारे काम आपको कीबोर्ड से होते थे। इसीलिए जनरली जितने भी लोग सिखाते हैं या पढ़ाते हैं उन बताते हैं कि आपको लगभग सारे काम कीबोर्ड से करने आने चाहिए, क्योंकि यदि आपको सारे काम कीबोर्ड से करने आते हैं तो आप यहाँ पे बहुत ही तेजी से काम को कर पाएंगे। ठीक है, जो कि हम कीबोर्ड के बारे में भी थोड़ा सा बेसिक वहाँ पे बताए थे। जरूरत पड़ी तो यहाँ पर फिर से हम यहाँ पे उसको लॉन्ग में डिटेल्स में स्ट्रक्चर बना करके बता सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं जो भी प्रॉब्लम्स होगा जो। तो ये देखिए इस प्रकार का आपका कैरेक्टर था और यहाँ ऐप का क्या है, डिजाइन था। तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम था। तो काफ़ी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपका आया था। और सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम विंडोज को पढ़ाएंगे तो विंडोज में लिखेंगे कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आया था। ठीक है, यानी कि आपको 95 था, 97 था, XP था, फिर विस्टा था, 2003 था, 7 था। इस प्रकार से आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बढ़ते चले गए। अभी तो आपका 7 आपका बंद भी हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे में देखते हैं बूटिंग। ठीक है, बूटिंग क्या है यहाँ पे, क्योंकि कमांड को पढ़ने से पहले हम लोग को बूटिंग को जानना है। थोड़ा सा बूटिंग बताते हैं और इसके बाद कुछ मोबाइल के सॉफ्टवेयर का भी हम नाम दे देते हैं। ठीक है, बाकी आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम शॉर्ट फॉर्म में सारी चीज़ दे रहे हैं। बाकी आप डिटेल्स में आप चाहें तो बुक वगैरह लेके पढ़ सकते हैं, और नहीं तो अगर ज़रूरत रहेगा या कभी क्वेश्चन आया होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि इस प्रकार का क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे सबसे पहले जानते हैं मोबाइल रिलेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मोबाइल या इसको बोल सकते हैं स्मार्टफोन। ठीक है, स्मार्टफोन रिलेटेड जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सा है, तो आप इसे लिख लीजिएगा। एंड्रॉयड जो कि सबसे ज़्यादा चलता है, एंड्रॉयड। अगर कंप्यूटर में बात करें तो याद रखिएगा विंडोज किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का। ये विंडोज जो है सबसे ज़्यादा आपको चलने वाला, ऑल ओवर इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा चलने वाला कौन है, विंडोज है। और मोबाइल में सबसे ज़्यादा किसका है, एंड्रॉयड है। एंड्रॉयड किसका है, गूगल का है। ठीक है, गूगल का है आपका एंड्रॉयड, ये आपको ध्यान रखना। चलिए तो इसको थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को गूगल के द्वारा 2007 में प्रस्तुत किया गया था। याद रखिएगा, इसे 2007 में क्या किया गया था, गूगल के द्वारा विकसित किया गया था, चलाया गया था। ये लाइनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये किसके ऊपर बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर जो है ये है। ये प्रमुख रूप से टच स्क्रीन मोबाइलों जैसे टैबलेट, स्मार्टफोन आदि के लिए बनाया गया है। ये किसके लिए बनाया गया आपको, टच स्क्रीन मोबाइल सच एज स्मार्टफोन, टैब, नेटबुक, etc। ठीक है, इन सारी चीजों के लिए इसको आपको बनाया गया था। एंड्रॉयड का नवीनतम संस्करण किटकैट। ठीक है, इसको नवीनतम नाम किटकैट के रखा गया है।
ठीक है, जिसे जनवरी 2014 में प्रस्तुत किया गया था, जनवरी 2014। ये जो भी बात बोलते हैं उसको ध्यान से सुन के लिखिएगा। एंड्रॉयड 2007 में गूगल कंपनी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। इसके ये जो अभी फ्री है, ये भी फ्री है आपका। इसके बाद इसका नवीनतम वर्जन जो अभी कौन सा है, किटकैट, इसको कब प्रस्तुत किया गया था, जनवरी 2014 में। इसके बाद देखिए इसका नेक्स्ट है आपका सिम्बियम, ये भी एक प्रकार का आपको ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका चलिए हम एक बार सबका नाम लिख देते हैं, उसके बाद बता देते हैं। चलिए, तो पहला हमने एंड्रॉयड को बता दिया। सेकेंड आपका क्या है, सिम्बियम, ठीक है। तो सिम्बियम भी क्या है, एक प्रकार का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन किस प्रकार का, मोबाइल का। याद रखिएगा, ये सारे जो बता रहे हैं हम मोबाइल का बता रहे हैं, मोबाइल रिलेटेड जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे कहाँ यूज करते थे हम लोग, नोकिया है, सोनी, मोटोला, सैमसंग इत्यादि के फोन के जो सेट्स होते थे, उन सेट्सों में जो है इस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता था। इसके बाद है iOS। तो iOS कौन इन्वेंट किया था, तो एप्पल का मोबाइल वगैरह का नाम सुने होंगे। तो एप्पल कंपनी के द्वारा जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नाम था वो था iOS, यानी आई ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कहाँ यूज होता था, तो एप्पल के आईफोन में, आईपॉड में एंड आईपैड ETC में जो है यूज होता था। और एक है ये आपका ब्लैकबेरी। तो ब्लैकबेरी एक अपनी खुद की कंपनी है, ये भी जो है इन्वेंशन ब्लैकबेरी खुद की है। इसका जो बैक सपोर्ट जो है 1.2 सपोर्ट भी करता था, अब और भी बढ़े हैं इसके। और इसका नेरेट जो नवीनतम संस्करण है वो आपका ब्लैकबेरी 10 है, ठीक है। तो एक कुछ इसके अति थे आपके, इसके आपके कुछ मोबाइल्स के भी ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम थे। तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम को जान लीजिएगा। तो सारे चीज़ को कम से कम नाम याद कीजिएगा, याद रखिएगा कि कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम किस में सपोर्टेड होते हैं, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। इस सारी चीज़ों को, और कौन आपका पॉपुलर है, कौन चल रहा है। तो अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, और विंडोज़ को अगर आप जानिएगा तो विंडोज़ में भी कई प्रकार के जो विंडोज़ थे। और एक विंडोज़ में हम याद रखिएगा, एक GUI, एक CUI MS-DOS वर्जन का था जो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, और GUI का मतलब था ग्राफिकल इंटरफेस। यहाँ पर CUI में क्या होता था कि हम सारे चीज़ को कमांड के द्वारा एक टेक्स्ट को लिख करके जो है हम उसे आदेश देते हैं। जबकि GUI में क्या होता था कि हम सारे चीज़ को ग्राफिकल ढंग से देख करके उसे खुद से भी हम निकाल सकते थे, ठीक है। तो अब इसे आप यहाँ तक देखिएगा, थोड़ा बहुत समझ लीजिएगा। अगर कहीं पे दिक्कत हुआ हो आप हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ तक चल दिए। अब जो हम लोग का पढ़ना है MS-DOS, जो कि अगले टॉपिक में हम MS-DOS की ही चर्चा करेंगे, और MS-DOS पर कैसे कार्य करते हैं, कौन कौन सा कमांड्स होता है, क्या होता है। और MS-DOS का जो हम PDF है वो आपके सिस्टम पे चला देंगे, आप उसको स्क्रीनशॉट वगैरह करके लिख लीजिएगा। इस सारी चीज़ को आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो अगले जो अध्याय है आपका वो MS-DOS पार्ट 3 में आएगा, और पार्ट 3 में हम इस सारी चीज़ को बताएंगे कि कैसे DOS क्या है और कैसे कार्य को करते हैं हम लोग। और सभी लोग को, जितने भी लोग जो भी बैठे हुए हैं, बार बार बोलते हैं कि आप सभी के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत को बढ़ाइएगा और सभी को इसके लिए शेयर करते रहे हैं, ठीक है। जो भी घर पे बैठे हैं उसको लिए बताइए ताकि वो पढ़ सके। बाकी सिस्टम आपको लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद आप कंप्यूटर सेंटर पे आके पढ़ सकते हैं, और जो लोगों के पास कंप्यूटर्स हैं घर पे वो खुद इसका यूज कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए पार्ट 2 का मेरा यही अध्याय यहाँ पे चलता है। नेक्स्ट अध्याय बाकी हमारे टैली के लिए भी आ रहे कमांड, तो टैली भी हम स्टार्ट करेंगे, बहुत जल्दी में ही करेंगे। पहले थोड़े कमांड को सोच रहे, कमांड को ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद एक्सेल हमारा 3 टारगेट है, बायोलॉजी के 12th के चैप्टर्स और एक्सेल और टैली, ये तीनों पे हम कमांड को करेंगे। लेकिन इससे पहले हम चाहते हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, साथ सिस्टम को जुड़ाएं, ठीक है। तो चलिए हम पार्ट 3 में हम आगे चर्चा को करेंगे। आप ये करें ना, हम दोनों दाने को थोड़ा थोड़ा बढ़ा दें, थोड़ा इधर बढ़ा दें, बढ़ा देना।
ব্যবহার করা